चलिए लोकेश जिंदल जी, हम चीन से काफी पीछे हैं ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कब से पीछे हैं इसका कोई अंदाजा आपने शायद लगाया नहीं। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने चीन को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट गिफ्ट कर दी, जिन्होंने अपने समय में अक्साई चिन दे दिया चाइना को, वो आज सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेना इतनी कमजोर क्यों है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम क्यों है। इस बात का भी शायद इन्हें इल्म नहीं कि ये स्टेटेड पॉलिसी थी जो तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में सबको बताई थी कि रोड ना बनाना ही हमारी पॉलिसी है। सुधांशु त्रिवेदी, आज कांग्रेस सवाल उठा रही है तो कुछ अटपटा सा नहीं लगता? देखिए, हम पीछे थे और आज का दोनों का हम जवाब देते हैं। जो ए.के. एंटनी जी का बयान है वो तो अपनी जगह है ही। जब हमारी सरकार आई तो बीसियों सड़कें जो चीनी सीमा के नजदीक थी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए रुकी हुई थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने पहले 4 महीनों में यह निर्णय लिया कि 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सेना की आवश्यकता की जितने भी सड़कें थी उन सबको एक झटके में एक बार में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया। और उसके बाद आज सारा झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ है कि जो हमारी सड़क बन रही है वो उनका कराकोरम हाईवे जो है वन बैंड वन रोड वाला, उससे केवल 100 किलोमीटर की दूरी तक रह गई है। उससे चीन घबरा रहा है कि अगर हम और सड़क आगे बैठ गए तो जाकर हम आर्टिलरी से भी उनकी सड़क को रोक सकते हैं। तो वास्तविकता में एक वो नीति थी जिसपे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना था और चीन कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा था। आज उसको डिस्कंफर्ट इसी बात पे हुआ है कि मोदी सरकार ने आने के बाद यह नीति शुरू की है। इस कारण से समस्या। और जहां तक हम पीछे थे तो मान्यवर याद दिलाना चाहता हूं, जब हम आजाद हुए तो हमारी और चीन की सैन्य ताकत में कोई मुकाबला नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 25 लाख की फौज थी हमारी। चाइना के पास एयरफोर्स थी ही नहीं। हमारे पास ब्रिटिश लीगेसी की वजह से 1932 से एयरफोर्स थी। हमारे पास जितनी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो कहीं नहीं थी। मगर क्या बताएं, आपकी सरकार आई, शांति के कबूतर ऐसे उड़े कि 25 लाख की फौज 2 लाख की फौज हो गई। जहां हथियार बनते थे वहां पे खिलौने बनने लगे। और उसके बाद जो हुआ वो देश को पूरी तरीके से पता है। उस इतिहास में हम नहीं जाना चाहते। परंतु ये भी आपको एक बात बताना, लोकेश जी इत्मीनान से बैठिए। सर पकड़ने की जरूरत नहीं है। देश ने कई दशकों से सर पकड़ा हुआ है। अब सुन लीजिए फैक्ट्स क्या है, सुन लीजिए। लोकेश जी, पूरी आप फैक्ट सुन लीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था और विकास दर 1974 तक चीन से बढ़ी थी। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.3 बिलियन, भारत का $7.4 बिलियन। और उसके बाद 1991 आते आते 1 बिलियन से नीचे सोना गिरवी। फिर वो $100 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी के समय में, 500 पहुंचा मोदी जी के समय में, और इस समय 600 के आसपास है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम चाइना से बहुत आगे थे। और शायद आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा कि चाइना को परमानेंट मेंबरशिप 1974 में मिली है। मारूफ रजा साहब को निश्चित रूप से इस विषय का पूरा ध्यान होगा। ताइवान को दे रखा था उस समय यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस चाहता था कि अगर एशिया में मिले पावर तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को मिले, कम्युनिस्ट कंट्री को ना मिले। मगर धन्य भाग्य भारत के कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि चीन से संबंध नहीं खराब होने चाहिए, इसलिए उन्हें कोई रुचि नहीं थी। और जबकि उन्हीं की बहन उस समय विजय लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की पहली वुमेन चेयरमैन थी, उनके जो पत्राचार है उसमें भी यह बात उभर के सामने आती है। इसलिए वो बात सही है। इतिहास अलग छोड़ लीजिए और वर्तमान, एक लाइन और कह दूं, आज हमने क्या करके दिखाया है। पिछले 4 सालों में चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित होने से नहीं रोक पाया। चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, 370 पर एक धेले का कोई रेजोल्यूशन यूएन में नहीं ला पाया। इन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल में हम सदस्य हैं, चाइना सदस्य नहीं है। और आज मैं आपसे पूछूं कि डिप्लोमेटिकली चाइना की जो स्थिति है, आप 4 देश बताइए चाइना के साथ, सिर्फ 2 हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, बाकी लगभग पूरे हमारे साथ। और इसके बावजूद यह स्थिति चाइना की है। और अंत में एक लाइन और कह दूं, चाइना के साथ शी जिनपिंग के साथ तो उनकी जनता नहीं है। सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हुनान प्रोविंस में तो टैंक तक लगाने पड़े, बैंक डिफॉल्टर हो रहे हैं। और दुनिया में कोई साथ में नहीं, ना उनके घर में कोई साथ। भारत में कांग्रेस पार्टी साथ देने के लिए खड़ी है कि नहीं साहब, जो भारत सरकार ने कहा वो मानने को तैयार नहीं, जो चीन ने कहा वो भी मानने को तैयार नहीं। हमें एक अंतः प्रेरणा हो रही है कि ऐसा हुआ है और उसके ऊपर हम संसद में बवाल करने को तैयार हैं।
लोकेश जिंदल जवाब दीजिए, क्योंकि लेखा जोखा आपके सामने भी है और देश के सामने भी है। आप कम से कम इतना तो बता दीजिए कि डोकलाम के समय में क्यों लंच और डिनर और चाय और कॉफी हो रही थी, सवाल नंबर 1। और दूसरी बात, राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसे लेने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस पार्टी को? जी, इतिहास के बहुत अच्छे जानकार है, तो मैं उन्हें कुछ इतिहास की याद दिला दूं। कहा कि जब भारत आजाद हुआ तब हमारे पास फौज और सैन्य बल चीन से ज्यादा था, तो ये गलत है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इन्हें याद होगा, चांग काई शेक और माओ जेडोंग दोनों मिलकर जो है जापानीज फोर्सेस के साथ वॉर पे थे, और उस समय चाइनीज आर्मी को पूरी की पूरी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ये यूएस द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। काई शेक और माओ जेडंग, जिन दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ था जिसमें माओ जेडंग जीत गए थे और चांग काई शेक ताइवान चले गए थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा ये उठा था कि ये परमानेंट सीट जो है ये माओ जेडंग को जानी चाहिए या ताइवान को जानी चाहिए। और नेहरू जी ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने कहा था ये सीट जो है ये माओ जेडंग की जो सीपीसी है इसको जानी चाहिए, क्योंकि वो मेनलैंड चाइना था और जो कि सही भी था। तो ये कहना कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है ये हमें दे दी थी और हमने जो है हाथ में लाके दे दी चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई, ये एक भाजपा का जुमला है। जुमला भाजपा का है या ये जो टाइम मैगजीन 1962 में कह रही है ये, और ये मैं आपको दिखा दूं, यहां नेहरू जी हैं कवर पर टाइम मैगजीन के और पीछे माओ जेतुंग है, और इसमें लिखा है इंडियाज लॉस्ट इल्यूजन्स।